हिंदी। नमस्कार। आज 25 जून इमरजन्सी डे 75 में इमरजन्सी थया था। आज दिवस है। आज આપણે યાદ કરીએ છીએ then and now અને ઇમરજન્સી then and now એટલે ઇમરજન્સી રહેવાનું છે એવું લાગે બધું ક્યારે ક્યારે। हम लोग अभी जैसा है कि ये गुजराती में मैं शुरू कर दिया, लेकिन क्या है कि हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में बात करते हैं। प्रकाश भाई आज बोलेंगे। आज इमरजेंसी के दरमियान वो जेल में थे, उन्होंने आंदोलन जो गुजरात में जो नवनिर्माण मूवमेंट जो शुरू हुआ और उसके चलते हुए जयप्रकाश नारायण जी जैसे इंस्पायर्ड में कहूँगा, इंस्पिरेशन लेते हुए जो ऑल इंडिया में इसको रूप देने की कोशिश की, तो उसका सारा भारत में असर पड़ा। ऐसा असर पड़ा कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लाना पड़ा। और वो इमरजेंसी का बहुत पासा है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। और वो जो एस्पेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट का भी है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं पाया। जो लगता था कि इमरजेंसी रहेगा, लेकिन चला नहीं पाया। 19 महीने के बाद वो इमरजेंसी को हटाना पड़ा, इलेक्शन करना पड़ा और इंदिरा गांधी जी को हारना पड़ा। बाद में एक परिवर्तन डेमोक्रेसी का, सिविल लिबर्टीज का एक परिवर्तन की बात आया। ये एक तो बहुत बड़ी एक चैप्टर है। काफ़ी लोगों ने उसके बारे में लिखे हैं, जो लोगों ने इसका विक्टिम बने हैं। मुझे एक किताब का नाम याद आ रहा था, कुलदीप नायर का, क्योंकि मुझे वो वैसे तो बहुत लोग लिखे हैं। मिडनाइट नॉक करके किताब था उनका, आया उठा के ले जाना। हम लोग तो वॉलंटियर्स थे, तो हम लोग को तो अंडरग्राउंड काम करते थे। उस टाइम में उड़ीसा में था, नवकृष्ण चौधरी नेतृत्व ले रहे थे, बहुत बड़े हस्ती हैं। कल उनका दिन गया, उनका नाम पे किताब भी निकला। तो बाद में पकड़े गए, बाद में हम भी जेल में भी गए। मैं DIR में था, फिर हम छूटे वहाँ से, कोर्ट कचहरी केस करके छूटे। केस चलती रही, लेकिन इमरजेंसी का दिन में जो था, वो समय जो था, वो काल जो है मुझे एकदम याद है, भयंकर दिन। लेकिन आज ऐसा इमरजेंसी दिखता नहीं है। लेकिन बुलडोजर आ जाता है, घर तोड़ देता है, और बाद में एक प्रकार एक ऑर्गेनाइज गैंग आता है और बाद लिंचिंग हो जाता है। एक एनिमी, किसी को आप एनिमी कर लो, वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन तो बड़ी बात है, लेकिन हमारा तो क्लास ऑफ सोसाइटी, क्लास ऑफ पीपल का एकदम पूरा परंपरा अभी शुरू हो गया है। बातों बातों में कम्युनल एंगल में बात करना। काफ़ी ब्लैक एक्ट जो है, यूपा है, सेडिशन लॉ, सेडिशन लगा दूंगा मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में पाबंदी डाला हुआ है, लेकिन मंत्री इसको धमकी देते हैं भाषणों में, सेडिशन लगाने की बात भी करते हैं। जर्नलिस्ट को हैरान परेशान करते हैं। कितने जर्नलिस्ट को हैरान परेशान किया आप जानते होंगे। अभी कितने लोगों को, मतलब इतना सारा काला कानून, जैसे अभी अस्फा जो है कश्मीर में, इसको हटाया नहीं। उपरांत कश्मीर में जो सिलसिला बंद रहा है, वो बंद भी नहीं हो रहा है। उपरांत उसके खिलाफ में और भी एक प्रकार का कैंपेन, वो कश्मीर फाइल के नाम पे 370 आर्टिकल तो हटा दिया गया, फिर उसके खिलाफ भी एक प्रकार प्रचार भी कश्मीर फाइल के नाम पे होता भी है। इतिहास का, NCERT कोर्सेज का जो सारे जो कोर्सेज जो है, इतिहास का, सोशल साइंस का, ये सारे चीज़ को अभी बदला जा रहे हैं। और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह बोल रहे हैं कि हम नए इतिहास लिखेंगे। हम क्यों नहीं लिखेंगे, नए इतिहास लिखेंगे। एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि सब तरह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जितना परिवर्तन हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद रूप हो सकता है, जितना हो सकता है कि उसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट बैठा नहीं बैठा, चर्चा हुआ नहीं हुआ, ऐसे जैसे हो गया है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसी के तैसे जैसे हो गया है। ये सबसे बड़ी डेंजरस बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उसको ऐसी के तैसी कर दिया गया। और शायद एक प्रकार का एक बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर राज्यसभा में उनका मेजोरिटी आ जाएगा, किसी तरह बीजेपी का आ जाएगा, तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के भी परिवर्तन कर डालेंगे। ये सारे हमारे चीज़ें आजू बाजू में ये चीज़ घूम रहे हैं। लोग बोलना बंद कर दिए। रवीश कुमार जी बोलते हैं कि बोलना है, हमको बोलना है, वी शुड स्पीक। लोग बोलना बंद कर दिए हैं, लिखना भी बंद कर दिए। कुछ लोग लिखते हैं,
अभी टीवी में खाली वो जो होता है कि प्रचार ही होता है, ट्रोलिंग ही होता है टीवी में, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है। तो ये जो है कि बोलने के लोग डर रहे हैं, स्टैंड लेने के लिए डर रहे हैं, सिग्नेचर करने के लिए भी डर रहे हैं, ये सब चीज़ हो रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको याद करते हुए कि आज गई कल उस दिन और आज में क्या चीज़ है उसको देखने के लिए, ये बात हमको याद करने के लिए, और प्रकाश भाई से अच्छा और कौन बोल सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं प्रकाश भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस बात को मैंने ये इमरजेंसी का देन एंड नाउ उसके बारे में चर्चा करें। ओ सॉरी, तो नीचे करिए, आवाज डाउन आ रहा है। बराबर, अच्छा। साथियों, आपातकाल के बारे में बात करना, अब क्योंकि इतने साल बीत गए तो एक भुक्तभोगी होते हुए भी एक मायने में सरल लगना चाहिए, क्योंकि इतने साल के बाद अगर उस दिन हमने कोई कष्ट सहन किया था, कोई त्रासदी में से गुजरे थे या काफ़ी दर्द झेला था, ये सब याद वैसे नहीं आता है, इतना शायद कुरेदता भी नहीं। और क्योंकि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ना हुआ था, तो एक प्रकार का एक नो इट हैज़ सॉर्ट ऑफ ए हीलिंग इफेक्ट कि हाँ हम लड़े थे, ठीक है, लेकिन वो देश के लिए लड़े थे, खास करके लोकतंत्र के लिए, जिसको इस ज़माने में हम दूसरा स्वराज कहते थे, उसके लिए लड़े थे। लेकिन आज बात करना ये कोई केवल इतिहास में झांकना नहीं है, आज बात करना वो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर को समझना है। हमें इस दौर को चारों ओर से स्क्वायरली घेरना है और देखना, समझना और परखना है। माय फर्स्ट कंटेंशन इज दैट आपातकाल, जिसे आप इमरजेंसी कहते हैं, वो मान लो चल भी गई, बट even in 1977 and that after 24th of March, ये इमरजेंसी चाहे गुजर गई हो, क्राइसिस जारी थी और जारी है। वी हैव नॉट रियलाइज्ड कि जो एक पॉलिटिकल माहौल बना, जिसमें हमारे सब अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब एक प्रकार से सस्पेंशन में चले गए, और ऑफ ऑल द थिंग्स इवन हेबियस कॉर्पस वाज डिस्कार्डेड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
द देन सुप्रीम कोर्ट गैलेक्सी, पता नहीं इन देयर ओन विजडम दे सेड कि यस इमरजेंसी है, तो दिस कोर्ट डजंट एग्जिस्ट. I still fail to realize, but it did happen so. It did happen so. लेकिन आप अगर ये पॉलिटिकल बात को, हालांकि वो केवल पॉलिटिकल नहीं है, सारे समाज जीवन को, एक से सारे सिविलाइजेशन को वो अफेक्ट करती है, बट इसको अगर आप बात रखें तो भी स्वराज जिसको हम कहते हैं वो तो हमने 1977 के 24 मार्च को भी हासिल नहीं किया था. क्योंकि स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब केवल स्वतंत्रता नहीं है. डेमोक्रेसी एक केवल स्वतंत्रता नहीं है, इसके साथ समानता के प्रति हमारी और आपकी गति होनी चाहिए. एक जुगलबंदी स्वतंत्रता और समानता की. We were, I mean, confronted with a choice, a wrong choice, definitely misleading, misguiding choice. What do you want? Bread or freedom? What do you want? But led by JP and others, we the voters of India gave a fine reply. You know the then जनता पार्टी मैनिफेस्टो, अब उसका कैप्शन क्या था? उस जमाने की जो ये निकला मैनिफेस्टो, जनता मैनिफेस्टो 77 में के चुनाव के लिए, ये जनता ये प्रयोग से मैं आपको विदित कराना चाहूँगा कि जैसे स्वातंत्र संग्राम में जैसे कांग्रेस एक प्रयोग था, वैसे ये एक प्रयोग था. इट इज नथिंग टू डू विद प्रेजेंट डे जनता पार्टी, वॉट एवर इट इज, अ स्केलेटन, और नथिंग टू डू विद प्रेजेंट डे कांग्रेस एज ऑफ टुडे. बट मेरा कहना क्या है कि उस वक्त हमने जो मैनिफेस्टो निकाला, इत्तेफाक से जिसका गुजराती वर्जन मैंने किया था, वो था ब्रेड विथ फ्रीडम, रोटी અને આઝાદી બંને. रोटी वर्सेस आज़ादी नहीं, आज़ादी वर्सेस नहीं, रोटी नहीं. हमारी स्वराज की जो परिकल्पना है वो आज़ाद रोटी की है या रोटी गरबा आज़ादी की है. स्वतंत्रता समानता साथे जाए. दैट वाज, अगर आप इस कसौटी पर तोले तो यू विल appreciate and understand and really agree with me that even when emergency was lifted March 77, the crisis still continued because our struggle for equality. अभी इन दिनों मैं एक छोटी सी किताब रिवाइज कर रहा हूँ वसंत रजब के शहादत के बारे में. तो वसंतराव जब जेल में थे तो साथ में कौन कौन थे? अपने गुजरात के अच्छे एक साहित्यिक प्रतिभा गुलाबदास ब्रोकर थे जेल में, फिर अपने सोशलिस्ट नेता SM जोशी थे, सब साथ में थे. तो SM जोशी यूज्ड टू से वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेड कि हमने हमारे जवानी के दिनों में और किशोरावस्था में हमें तिलक का आकर्षण था. एक माने में सावरकर का भी था क्योंकि वो समुद्र में छलांग मार के निकले थे, तो आकर्षण था. लेकिन it was only with the advent of Gandhi on the scene that we realized that to fight for freedom is also to fight for equality. We had not realized earlier. वीरव्रत હતું, वीरव्रत था एक शौर्य की, स्वतंत्रता की एक अपील थी. लेकिन स्वतंत्रता बिना समानता के अधूरी है और समानता बिना स्वतंत्रता के
चल नहीं सकती, ये तो हमने we realized this only after advent of Gandhi on the national scene. निधर तिलक, सावरकर का तो कोई सवाल नहीं, बट निधर नॉट इवन तिलक, ये दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम एस.एम. जोशी. जब सब जेल में थे उन दिनों की बात मैं करता हूँ. फिर पिछले दिनों में तो एस.एम. जोशी के उत्तरावस्था में मेरा भी परिचय था और मैं काफ़ी बातें करता था, आज जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. बट मेरा कहना क्या है कि अगर इस परिभाषा में आप और हम सोचे तो इवन इन 77 मार्च में नई सरकार बनने के बाद भी एक क्राइसिस तो थी. हालांकि वी डिड ट्राई टू टैकल द क्राइसिस और फ्रेंड्स देयर. एक बात हुई कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको आप जस्टिस के दायरे में ला सके, दैट वाज ये अमेंडमेंट जनता रूल में हुआ कि ये जस्टिसेबल हुआ. हालांकि फिर भी फासला तो है, काफ़ी काटना है, बट ये तो हुआ. बट ए पॉइंट इज कि क्राइसिस कंटिन्यूड, और ये क्राइसिस तो अपने बॉडी पॉलिटिक में थी, समाज शरीर में भी थी, जैसे अस्पृश्यता का प्रश्न और हिंदू मुस्लिम डिवाइड का, खास करके एक हेट पॉलिटिक्स का सवाल. अब मैं इसको क्यों याद करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो समस्या में लगती है, जो सही है बिल्कुल, यू नो बैक इन 95 or so BJP organized a sort of felicitation for the friends who were under MISA, and अपने eternal Prime Minister to be Advani was to preside over it. Prime Minister in waiting. So consistent, he has always been waiting. तो ये I refuse to accept the felicitation. Chuni Kaka also refused, and many other friends, Kirit Bhatt or many friends under Mirza who naturally did not like to accept it from the hands of Advani and the BJP people. Why? Because ये जो बात थी, जैसे हमारे यहाँ छुआछूत का सवाल, ऐसे हमारे समाज शरीर में एक जो हेट पॉलिटिक्स का स्थान है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, एक टू एज इफ इंडिया इज फुल ऑफ टू नेशंस और मोर नेशंस एंड वी आर ऑल इन अ फाइटिंग पोजिशन एंड वी, और हम एक दूसरे को जस्टिफाई करने के लिए, अब मैं आपको हेट करूं और आप मुझे हेट करें, ये हमारी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है, विच इज एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अपने हो जाती है. तो ये जो है, अब देखिए, मैं जरा जुदे सिरे से कहता हूँ आपको. अब जरा सोचिए, तुर्कमान गेट में जो हुआ, अब मैं उसकी कथा दास्ता में नहीं जाऊंगा, और संजय ने जो नसबंदी का एक प्रकार से तूफान चलाया, बुढ़ा आदमी भी और 16-17 साल का किशोर भी, यानी ये जो एक प्रकार का नसबंदी का बुलडोजर चलाया संजय ने. आई विल रिकॉल, उस जमाने में एक शाही इमाम हुआ करते थे. मैं उस हुआ करते थे क्या कहता हूँ कि मुझे लेट प्रोफेसर तिरमिजी ने एक बार समझाया था कि ये शाही इमाम इनका नाम है एक, क्योंकि वो शाही मस्जिद के इमाम इसलिए, बट वो हिंदुस्तान के कोई शाही इमाम नहीं है, वो इस जगह के है. ये जब मैंने अपने जस्टिस रवानी को ये बात बताई तो रवानी साहब बहुत हंसने लगे और कहने लगे कि मैं एक बार मेरे गांव गया तो गांव के बाहर एक मैंने बोर्ड देखा, एक वृक्ष के नीचे के जगत गुरु फलाना यहाँ विराजे छे एम क्या. तो फिर मैंने तलाश की कि ये कौन जगत गुरु है जिसको कोई जानता नहीं. तो कहीं नहीं, फिर पता चला कि नहीं, उसके एक चेले का नाम जगत है.
तो वैसे ये शाही इमाम हुआ करते थे, बट उनका दबदबा था, क्योंकि जिस प्रकार से संजय ने ये नसबंदी का ये तूफान चलाया, तो एक और उसके खिलाफ ये खड़े हुए, तो इनका एक दबदबा जरूर था. आई रिकॉल हिम कि आई रिसीव्ड हिम बिकॉज, क्योंकि मैं उस पर गुजरात के जनता उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड पर था, तो उनको रिसीव करने मैं गया और यहाँ ले आया. ये अपने मित्रों ने उनको यहाँ शायद कैपरी के कैपिटल कहाँ ठहराया था, फिर मैं उनको कांग्रेस हाउस ले गया. तो फिर सबसे पत्रकारों से मिलाया, इंट्रो किया. तो रविंद्र भट्ट थे जन्मभूमि के उस ज़माने में, तो रविंद्र भट्ट ने ज़रा कुछ मिस्टीवियसली कुछ पूछने की कोशिश की, तो यू नो शाही इमाम वो एकदम जोर से इतनी आवाज़ के चित्ते की तरह मानो छलांग मारते हैं, तुमने तुम्हारी नस कटवाई है, क्या समझते हो? नस कटवा क्या हो, तब आपको समझाएगा कि इंदिरा को क्यों जाना चाहिए. हाँ, तो ये एक, अब देखिए मैं इसको जरा अलग सिरे से इंटरप्रेट करता हूँ. तुर्कमान गेट में और कहीं ज़्यादा मुस्लिम बस्ती पर जो आतंक हुआ, दैट मेड संजय गांधी क्वाइट ए हीरो among the then जनसंघ people, a sizable section. ये महादेव भाई तो बिहार की जेल में थे, भुक्तभोगी है. उर्खी तो हवालदार बे दंडा मारे हमने, तो अगर लालूनी ने पछी बीजा भी दंडा पड़્યા છે. तो थे ते ये Sanjay became quite a hero, and when it became apparent the way BJP later on invited मेनका और फिर वरुण को आगे किया, आरएसएस के फंक्शन में वरुण को आगे इन द फ्रंट रो बिठाते थे. प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग दोनों के साथ बिठाते थे, क्योंकि संजय बिकेम क्वाइट ए हीरो बिकॉज ऑफ हिज एंटी मुस्लिम ड्राइव. अब आप ये समझिए, ये बिल्कुल यानी जनसंघ तो लाभार्थी है. कैसा लाभार्थी है कि संजय ने जो पॉलिटिक्स किया रैश, उसके साथ उस तो संजय के खिलाफ मुस्लिम मानस का होना स्वाभाविक था, और एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स में पले जनसंघ को बिकॉज ऑफ जनता एफिलिएशन एंड बिकॉज ऑफ संजय अवतरण चिन्हों में हीरोइक एक्ट्स, मुस्लिम वोटर्स एन मास वोटेड फॉर बीजेपी जनसंघ एज अ पार्ट ऑफ द जनता कॉन्ग्लोमरेशन. अब देखिए, ये जस्ट लुक एट व्हाट हैपन्स. तो एनीवे उस जमाने में जो दरार थी वो अलग रूप से बाहर आई. मैं आपको ख्याल होगा कि बेलछी में दलितों पर अत्याचार हुआ एंड मिसेस गांधी वेंट देयर, तो रास्ता नहीं था और शायद फ्लड्स थे कि क्या था, तो वो हाथी पर बैठकर मिस इंदिरा जी गई एंड इट बिकेम इट वाज अ वेरी सिंबॉलिक मैसेज वेंट होम. हालांकि मैं और आप कह सकते हैं कि इंदिरा जी वो ए पॉलिटिशियन एंड ये वक्त पर ड्रामा कर सकते. आई मीन वी कैन से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, बट द पॉइंट इज कि बेलछी में अत्याचार तो हुआ था, एंड द पॉइंट इज कि many of us, our fellow Indians, they were exactly not unhappy about this अत्याचार. ये हमें समझ, हमारे बॉडी पॉलिटिक का जो मेरे मित्र भीमा भाई राठौड़, हमारे लोक स्वराज और लोक संघर्ष के साथी, जो दसाड़ा से एमएलए हुए थे, और फिर ही वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन बाबूभाई's कैबिनेट. तो वो एक दिन मेरे यहाँ आए
sometime in late 77 or early 78 और कहने लगे कि हमारे गांवों में, सुरेंद्रनगर के गांवों में दलितों पर अत्याचार होता है और ये सब अत्याचार करने वाले क्या कहते हैं, टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो गई, હવે કોણ બચાવશે તમને, तुम्हारी माँ तो गई। अब देखिए ये यानी वी वेर ऑल हैप्पी अबाउट सेकंड फ्रीडम। इंदिरा जी डिड समथिंग फॉर विच शी हैड टू बी पनिश्ड एंड एज वोटर्स वी डिड पनिश हर, और हम सब राजी थे कि एक दूसरा स्वराज आया। बट देन simultaneously in 77, 78 such things are happening and that made us realize कि इमरजेंसी नहीं है लेकिन क्राइसिस कंटिन्यूस, इकोनॉमिक भी सोशल भी। अब नया डायमेंशन, ये नया डायमेंशन क्या है? नया डायमेंशन ये है कि उस वक्त एक लाइन क्लियर थी 75, 76 में कि आप स्टेट के साथ है या स्टेट के सामने है, खिलाफ है। लाइन क्लियर थी, यू आर विथ मिसा और अगेंस्ट मिसा। उस जमाने में मिसा तो आप जानते हैं ना कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा सिक्योरिटी एक्ट कहते थे। बट ये जो मिसा था, और आकाशवाणी पर कायम इंदिरा बहन बोलती रहती थी, तो फिर पीलू मोदी ने कहा कि ठीक है आप बोलती रहो, हम तो विविध भारती में लता को सुनेंगे, इंदिरा बोलती रहेगी और लता गाती रहेगी। दैट वाज पीलू मोदी। लेकिन मैं आपको क्या निवेदित कर रहा हूँ कि उन दिनों में हम जिस दौर से गुजरे, इसके बाद एक नई बात आई जिसको आज हम और आप हिंदुत्व कहते हैं। समाज शरीर में जिसको सवर्ण अवर्ण का एक कहते हैं, तो सरकार करती है, गलत करती है, ये तो दिखता है यानी हम समझ पाते हैं। बट मैनी फ्रेंड्स, नॉट बीजेपी ओनली, बट मैनी फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स विथ अस, जो उन दिनों में आंदोलन में साथ थे जेपी के, मैनी ऑफ देम जब ये रथयात्रा पॉलिटिक्स शुरू हुआ एंड ए सॉर्ट ऑफ हिंदुत्व राजनीति इमर्ज्ड, many of us didn't realize or maybe could not realize, क्योंकि ये जो नया आतंक आया था वो समाज के अंदर से आ रहा था, भारत के देशज समाज के अंदर से आ रहा था। तो सरकार के खिलाफ तो लड़ने की बात या सरकार के और से होने वाले अन्याय अत्याचार समझते थे, लेकिन ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए ये जो समाज के अंदर से एक प्रकार का दमन का दौर शुरू हुआ, एक प्रकार का अघोषित आतंक शुरू हुआ, मैनी ऑफ अस फेल टू रियलाइज इट एंड दे स्टिल देयर आर मैनी ऑफ अस who could not, I mean, appreciate this fine point। तो ये जो दौर है ये बेसिकली मेजोरिटियन पॉलिटिक्स का और उसको जस्टिफाई करने वाली आइडियोलॉजी का दौर है। मेजोरिटी होती है, उसको लगता है कि हम नेशन है और हम नेशनलिस्ट है। ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो बाय वेरी डेफिनेशन जो माइनॉरिटी है वो तो द अदर है, हम जो है वो नेशन है, ये जो है वो द अदर है। ये आपका सीए वाला जो एक्ट आया सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये जो AA आया, ये
उसके फाइन पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, बट हम उसके खरीदार नहीं हो पाए। वाई? सिंपली बिकॉज इनको लाने वाले के जहन में और इनकी मानसिकता में जो बात थी वो इस द अदर को कास्टिगेट करने की, द अदर को नागरिकता से वंचित करने की थी। और ये चल रहा है। और आप देखिए अभी वो ठंडे बस्ते में रख दिया है, फिर निकालेंगे और ये करेंगे। लेकिन और क्या हुआ, जब मैं कहता हूँ देन एंड नाउ, तो एक ये हुआ कि उस दौर में आज़ादी का जो मतलब था, इनकलाब की जो अपील थी, आज आज़ादी और इनकलाब ये दोनों ये मेजोरिटी ख्याल से एक प्रकार के देशद्रोह या राजद्रोह के पल्ले में रखे जाते हैं। तो एक अघोषित आपातकाल उसको कहना, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक सहज विधान है। हालांकि वी डोंट रियलाइज इट, वी मे नॉट अंडरस्टैंड इट फुल्ली एंड ग्रेस्प इट फुल्ली, फैक्ट इज इट इज़ एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। क्योंकि हम और आप जिस आज़ादी की बात करते थे, हम और आप जिस इनकलाब की बात करते थे और पकड़े जाते थे, कष्ट सहन करते थे, लेकिन वो स्वराज के लिए लड़ते थे, लोकतंत्र के लिए लड़ते थे। आज आज़ादी की बात करना, इनकलाब की बात करना, ये एक माने में राजद्रोह और देशद्रोह की बात है। जैसे राजद्रोह तो समझ सकते हैं, सेडिशन। देशद्रोह में इसलिए कहता हूँ कि आपकी देश की कल्पना क्या है। देश की अपनी कल्पना एक विभाजित कल्पना है। द अडवाणी पॉलिटिक्स इज नथिंग एल्स। लेकिन उत्तर जिना का जो आंदोलन था, उसका ये हिंदू काउंटर पार्ट है। उत्तर जिना साहब का जो पॉलिटिक्स था, उसका ये हिंदू काउंटर पार्ट है। तो देश प्रेम की परीक्षा तो दोनों को देनी है, वेदर इट इज जिनास पॉलिटिक्स और अडवाणीज पॉलिटिक्स। ये जिना ने पाकिस्तान के संविधान सभा में 11 सितंबर के दिन या 11 अगस्त की शायद बड़ी मार्के की बात की कि अब कुछ दिनों में हमारा नया संविधान आएगा और अच्छे कुछ साल ऐसे चलेंगे, तो फिर इस देश में नहीं कोई हिंदू रहेगा, नहीं कोई मुस्लिम रहेगा। अपने अपने मजहब के हिसाब से आप हिंदू या मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन आप सब और हम सब एक हो गए, पाकिस्तानी हो गए। इट्स वेरी वेल सेड। लेकिन डायरेक्ट एक्शन की जो राजनीति 46 में जिना साहब ने की, उसके बाद बाकी भारत में उनका कोई खरीदार नहीं हो सकता था, न उनके अपने पाकिस्तान में उनका कोई समर्थक हो सकता था, क्योंकि वो तो सारा हेट पुलिस पर ही एक चला था। जैसे ये जो सवाल बीजेपी के पॉलिटिक्स का है, वो हेट पुलिस पर चढ़ता है, एंड देन वन फाइन मॉर्निंग अडवाणी गोज टू पाकिस्तान and tries to imitate Vajpayee and suddenly starts song of appreciation। तो यहाँ उनका कोई खरीदार तो मिला नहीं, उनकी पार्टी ने उनको ये कर दिया, आरएसएस ने खास करके। मैं संघ परिवार के अंदरूनी राजकारण की बात नहीं करता हूँ। मेरा कहना ये है कि आप अगर हेट पॉलिटिक्स करते हैं, आप अगर धिक्कार की राजनीति करते हैं और आप समाज में एक खासे हिस्से को द अदर, वेदर द दलित्स और द माइनॉरिटीज़, उसको अगर द अदर करके रखते हैं, देखते हैं, तो आपकी राष्ट्रीयता
और प्रजासत्ताक की परिभाषा में कोई स्वीकृति नहीं हो सकती है। जो आज की एक और विशेषता मैं अवतरण चिन्हों में कहता हूँ, वो है सो ये है कि सब इस प्रकार के भेदभाव मूलक और दमन मूलक जो कार्रवाई है, भेदभाव मूलक और दमन मूलक, उसको स्टेट का सैंक्शन है और समाज के एक बड़े हिस्से का भी देशभक्ति के नाम पर उसको सैंक्शन है। अब आप देखिए कितनी बार ये बात बाहर आई, यानी हमारा रोग कितना जड़ों में गया है। ये भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच की बात सोचिए, तो ये मानो एक वॉर है और आपका नेशन, एक नेशन दूसरे नेशन के सामने लड़ रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि वो तो फिक्सर्स है और बीच वाले आड़तियों के वो मैच में फिक्स करते हैं और वो कमाई करते हैं और देशभक्ति की टिकट बारी पर वो चलता है। तो यानी ये जो राजनीति है आज भी काफ़ी कॉलोनियल कानून है, काफ़ी, जिसको आप कॉलोनियल एक्ट कहते हैं, वो 47 के बाद भी है, 1977 के बाद भी है। हालांकि 77 के बाद एक बात हुई कि इमरजेंसी में जो किया था वो अपने 44 संशोधन से वी कुड सॉर्ट ऑफ नलीफाई इट और उसको कंटेन कर दिया, बट देयर इज स्टिल कंटिन्यूइंग ए लॉन्ग लाइन ऑफ कॉलोनियल लॉज। और ये कॉलोनियल लॉज जो है उसके खिलाफ हमारा और आपका बोलना अब में कांग्रेस शासन में भी हुआ था और जनता शासन में भी हुआ था। लेकिन जनता शासन में हम जब क्रिटिसाइज करते थे तो एट द मोस्ट वी वर लुक्ड एट सॉर्ट ऑफ सिंपैथेटिक क्रिटिक्स, और सिंपैथेटिक एक है लेकिन जरा अलग सोचते हैं ऐसा। आज कॉलोनियल कानूनों के सामने बोलना और उसमें दुरुस्ती की जरूरत है कहना, ये कोई सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कोई एक नागरिक चेष्टा नहीं है, ये एक देशद्रोह का कृत्य है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो अघोषित आपातकाल है, अब माइंडसेट देखिए, एक जस्ट इमेजिन, आप ये इसको केवल स्टेट एपरेटस के उसमें से निकल जाइए या बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल मौलिक अधिकार वगैरह, एक सादा दृष्टांत लीजिए, बिल्कुल सिंपल। इंदिरा जी ने 1975 और 25 जून की रात को उन्होंने सब कार्रवाई कर दी और इन अर्ली मॉर्निंग राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर साइन भी कर दिया। अब कोरोना में हमने क्या देखा, सडनली मिस्टर मोदी इमर्जिज। उस जमाने में तो ये टीवी इतना नहीं था जितना आज है। टीवी का इतना बड़ी श्रृंखला वो तो 1984 और एशियाड की भेंट है। 77 में, 78 में, 79 में इतना टीवी का ये नहीं था। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपीयर्स इन द सीन और फिर कहते हैं कि अपने पास केवल 4 घंटे हैं और 4 घंटे के बाद आप सबको ये अपने अपनी जगह में कन्फाइन होना है, आपके काम धंधे बंद हो गए तो आपको कर्फ्यू में रहना है और 1000 मील काट के पहुंचना है। तो ये मुझे कहिए आप कि इसको आप एक
पागल आदमी की इमरजेंसी चेष्टा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पागल आदमी कहता हूँ, हालांकि ये तो प्राइम मिनिस्टर है और नहीं कहना चाहिए। अब जरा प्रॉब्लम तो है, पता नहीं ये अगर कोई सुन ले तो, यानी ये आप जानते हैं ना कि हमारे एक चाचा थे, बस एक चुटकुला सुना देता हूँ, बड़े दिनों के बाद मिलना हुआ है, एक चुटकुला भी हो जाएगा। वो चाचा थे, वो 5 साल के लिए रशिया गए थे, ख्रुश्चोव के ज़माने में, हाँ, या मे भी स्टालिन के ज़माने में गए थे 5 साल के लिए। फिर 11 साल के बाद आए। हमने पूछा कि ये क्या हुआ? नहीं कि क्या हुआ कि 5 साल तो हो गए, मैं निकल रहा था तो मैंने ये कह दिया कि स्टालिन तो पागल है, तो मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता का अपमान करने के लिए 3 बरस 4 बरस की जेल हो गई। पर मैंने कहा आप तो 11 साल के बाद आए, 5 साल के बदले, ये तो 4 साल की, तो बाकी के 3 साल का हिसाब कहाँ गया? नहीं ये क्या है कि एक तो अपमान किया मैंने इसके लिए की, और बाकी के 3 साल तो मुझे, क्योंकि मैंने स्टेज टिकट बाहर पड़ दिया इसलिए की। अब ये मैं वो मेरा चाचा नहीं हूँ, और मोदी जी है। होपफुली ही विल ऑल्सो लिसन एंड एंजॉय दिस जोक in one of his rare moments. But lockdown, the way it was imposed and worked out, और इसमें कितने लोग रास्ते पर मर गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम और आप एक तकरार करते हैं कि कुदरती आपत्ति में ये अपने अलंग के एरिया में या कहीं, ये सब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मर जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। बट ये वो तो सही है, और हमारी एक कमजोरी है हमारी व्यवस्था की, लेकिन दूषण है उसका। लेकिन ये इस प्रकार से लोगों का जीवन मुक्त हो जाना, इसको हम और आप कैसे देखेंगे? तो हम और आप, अब ये रथ भाई ने या ये पोस्ट मूकी फेसबुक में कि आज हम मिल रहे हैं, इसके लिए तो मैंने भी शेयर की, और तो मैंने एक शेयर करते कैप्शन दिया फैज़ की पंक्ति का कि बोल कि लब आज़ाद है। तो हम बोल तो सकते हैं, बट लिखना और बोलना ये धीरे धीरे, आप चारों ओर आप देखिए, कोई ऐसा एक प्रकार से सन्नाटा है। अब बिल्कुल यानी इन ऑल विथ ऑल अर्नेस्टनेस एंड इन ऑल ह्यूमिलिटी, बट आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। चारों ओर एक सन्नाटा है। लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं फिर तो आज़ादी तो है, बट आपकी चैनल देखिए, चैनल्स में सब आवाज़ कहाँ गए? चैनल्स की मालिकी एक कैपिटलिज्म का एक नया स्वरूप, कॉरपोरेट सरकार की सांठगांठ, और चैनलों की ओनरशिप, प्रो गवर्नमेंट, प्रो रूलिंग पार्टी, ये सब आप अगर कुल मिला के देखें, और द वे मोस्ट ऑफ आवर डेली पेपर्स हैव बीन, बिल्कुल आप देखिए उसमें वो जान नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो जिसने 74-75 के अखबार देखे हैं और आज के अखबार देखे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें शायद जान है ही नहीं। ये यानी पेज वॉर चलते, पन्ने बढ़ते तो पस्ती का लाभ होता है, लेकिन जिसको आप अखबार कहते हैं, जब जनसत्ता निकाला प्रभाष जोशी ने हिंदी, तो भी कहा सबको खबर दे और सबकी खबर ले, तो खबर देना सीमित हो गया और खबर लेना तो बंद ही कर दिया। आज अखबारों का जो हाल है आप देखिए चारों ओर, यानी बेसिकली ये, तो इसलिए आपके कानून, मैंने क्या कॉलोनियल एक्ट कहा
लेकिन नए कानून भी जो बनते हैं उसके आधार पर अब बीओपी की बात कीजिए, भीमा कोरेगांव केस में सब लोग जिस प्रकार से रखे गए, हालांकि ये मालूम होता है कि पेगासस का काम है, आपके कंप्यूटर को अंदर से पॉल्यूट किया गया और ये डाला गया, बट यूपी में आपने ये सुविधा कर दी कि आपको वैसे सालों तक, यानी आपको पकड़ के मैजिस्ट्रेट के रूबरू ये करना और उसको एक बिटला स्टेज ही निकाल दिया, तो यानी ये अघोषित आपातकाल, ये तो क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ, और अब ये मैंने सरकार की टीका मैं करता हूँ, लेकिन एक माने में मैं ये टीका करना छोड़ देना भी चाहूँगा, क्योंकि ये तो एज अ पीपल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हम किस दौर में जा रहे हैं। सरकार को या रूलिंग पार्टी को तो किस, बट दोज हु इन ऑल इनोसेंस सपोर्ट सो कॉल्ड नेशनलिज्म एंड नेशनलिस्ट पार्टी, तो इनको हम कहना चाहेंगे कि आप जरा सोचिए और जरा ये देखिए कि ये इट इज़ वर्स देन इमरजेंसी एंड वी हैव टू रियलाइज इट। तो आज 25 जून को, बाकी सरकार की मानसिकता तो वही रहेगी। आप देखिए, आई रिकॉल इट कि जब इंदिरा जी पावर पर लौट आई तो अब है ना, इट वॉज एक ड्रामा था। 79 में जब चुनाव घोषित हुआ और 1980 जनवरी में वोटिंग हुआ, 80 में वोटिंग हुआ जनवरी में, बट चुनाव उसके पहले घोषित हो गया था। तो क्योंकि जनता सरकार ने सरकारी दूरदर्शन का इस्तेमाल ऑपोजिशन के लिए खुला किया था, इसलिए मिसेस गांधी could appear on the screen और एड्रेस कर सके, something that was not possible for Morarji under Indira's rule, but something that was possible for Mrs. Gandhi under जनता रूल। तो वो आई और कहने लगी कि मैं बहुत अरसे के बाद आपको मिली हूँ। हाँ, बट आपके अरसे में तो हम मिल भी नहीं सकते थे। आप आए, ठीक है। फिर और उस चुनाव में जो होना था हुआ। सेम इंदिरा गांधी, आप देखिए, वन और टू मोर illustration and I will finish. I recall her interview with खुशवंत सिंह। इलस्ट्रेटेड वीकली में खुशवंत सिंह ने मिसेस गांधी का इंटरव्यू लिया था, इंदिरा जी का, और खुशवंत सिंह ने पूछा था कि आप आकाशवाणी को बीबीसी की तरह कॉरपोरेशन कब करेगी या क्यों नहीं करती है। बैक इन 74, 73, 74। तो इंदिरा जी ने कहा कि हाउ कैन वी गिव आकाशवाणी इन द हैंड्स ऑफ अ बैकवर्ड पीपल। So people are backward enough to elect you or forward enough to elect you. They are forward enough to elect you, but backward enough to not to own an independent radio. ये आप देखें, हम कैसे एक बैकवर्ड पीपल के हाथ में इसको दे सकते हैं। फिर जब जनता रूल में ऑपोजिशन के लिए स्पेस बनी तो इंदिरा जी अपीयर्स ऑन द टीवी स्क्रीन सेड, मैं बहुत सालों के बाद आपको मिल रही हूँ। शी डिडंट, आई मीन, इसका उसके हार्ट बीट भी कम नहीं हुआ। देखिए आप, एक ये आई मीन अब क्या अजब मासूमियत से बोलती जा रही थी। और फिर देन बट लेकिन मैं उनसे गुस्सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हंसी आई लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 77 में जब जनता सरकार बनी तो जनता सरकार ने वर्गीस की अध्यक्षता में, जिसमें अपने उमाशंकर जोशी भी थे,
एक समिति का गठन किया था, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वतंत्र बनाने के लिए, जिसमें से प्रसार भारती एक कमेटी का अहवाल आया और प्रसार भारती रिकमेंडेशन आया। लेकिन अडवाणी ने क्या कहा, अडवाणी उस वक्त सूचना और प्रसार मंत्री थे, तो अडवाणी ने कहा कि प्रसार भारती कमेटी ने वर्गीस कमेटी ने जिस ऑटोनॉमी की बात की है वो तो हम केवल इस अर्थ में कबूल रख सकते हैं कि वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो ऑटोनॉमस होगा, यानी बीबीसी की तरह कॉरपोरेशन नहीं, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन नहीं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और हमारा डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस है। जैसे हम गुजरात में ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए जब हिलचाल करते थे तो केशुभाई की मिनिस्ट्री में से हमारे पर उत्तर आया था कि भाई हमारी होम मिनिस्ट्री में एक ह्यूमन राइट्स सेल है तो क्या ज़रूरत है इसकी, એટલે ભાઈ પણ તારી મિનિસ્ટ્રી સામે અમારે બોલવું હોય તો ક્યાં જવું। आप you just realize it was what a cruel joke, poor joke and cruel joke, हाँ कि ये कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सेल है ह्यूमन राइट्स सेल, तो आप आ जाइए वहाँ। और फिर वहाँ तो क्लासिक केस बनेगा, वो इसकी बात है ना, वो आप क्या वो भरू है और इसकी बात है ना कि ये ऊपर से पानी आता है लेकिन वो कहता है कि नहीं वो ऊपर है और बेचारी बकरी तो नीचे है, तो भेड़िया कहता है कि नहीं तू पानी बिगाड़ रहा है। अब आप ह्यूमन राइट सेल जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वहाँ जाएंगे तो मिनिस्ट्री कहेंगे कि तुम सब बिगाड़ रहे हो, हम क्या करें। अब जस्ट देखिए, लुक एट द सिचुएशन। तो ये अडवाणी सेड कि भाई आकाशवाणी को कॉरपोरेशन तो नहीं बनाएंगे इस तरह का, हम उसको अंडर द गवर्नमेंट इट विल बी एन ऑटोनॉमस यूनिट। अब व्हाट टाइप ऑफ ऑटोनॉमी अंडर द गवर्नमेंट के अंतर्गत ये करेंगे। फिर मैंने बोला भी और मैंने लिखा भी कि इनको ये लगता है कि आकाशवाणी का क्या मैं अडवाणी है काफ़ी है। तो ये जो उस वक्त मिला माइंडसेट, और आज उस माइंडसेट को नेशनलिज्म के नाम पर मिला हुआ बल और अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग बट अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, इलिजिमेट बट लेजिटिमेसी ये जो मिली, और जिसके चलते कॉलोनियल कानून के प्रतिकार को भी सेडिशन माना गया। ये जो अघोषित आपातकाल है इसके बारे में हम जितने सचेत, सचिंत और सक्रिय हो ये कम है। आज के दिन मैं इतनी बात करना चाहूँगा, बाकी बात छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। आभार प्रकाश भाई, पूरा आपने इतने सालों का सफ़र करवाया। देन एंड नाव तो और भी है, देन भी और भी है, बहुत गहरी है सारी चीज़। ये तो हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए सिविल राइट, डेमोक्रेटिक राइट्स हमको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। कोई अंतिम को कुछ लिखा, कोई भी शासक आए इतिहास में ऐसा है कि उसका वो कुछ लास्ट वार कुछ होता नहीं है, बदलता है। लोग कभी इसको सहन नहीं करते हैं। तो हमारा जो एमएसडी का जो कार्यक्रम जो है, मैं आपको थोड़ा ख्याल देना चाहता हूँ कि हाँ माइक तो नहीं है, मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ
1 जुलाई को आपको मालूम होगा 1946 को रथ यात्रा था अहमदाबाद में, और बसंत और रजब, बसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी, ये सेवा दल के 2 वॉलंटियर्स थे। उस टाइम पे कौमी रोम खान जो था वो बिल्कुल ये हुआ, माने जमालपुर में हुआ, तो उसको रोकने के लिए दोनों निकल पड़े और दोनों शहीद हो गए। तो एक 1 जुलाई 1946 था वो डायरेक्ट एक्शन की जो बात करते हैं प्रकाश भाई, उसी का समय। तो उनका जो जगह में वो उनको शहीद हो गए, तो जमालपुर खान नशरी में उनका एक मेमोरियल है। हम 1998 से जाते हैं और वहाँ जाके उनको याद करते हैं। कभी कभी 1 तारीख को ही रथ यात्रा आ जाता है और लोखंडी व्यवस्था हो जाता है। अब तो हेलीकॉप्टर और सब कुछ व्यवस्था है, अभी शायद कोई अंदर जा भी नहीं पाएगा, हम तो शायद उसी जगह तक, खाम्बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ था, तो हम लोगों ने कभी शाम को प्रोग्राम किए थे, मतलब 30 तारीख को पहले पूर्व संध्या जो कहते हैं, या सवेरे प्रोग्राम किए थे, ऐसा हुआ था। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि 1 तारीख को हम वो खाम्बी तक नहीं मेमोरियल तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम को 30 तारीख को 5:30 बजे, 5:30 या 5 बजे, 5:30 बजे हमने रखा है जमालपुर खान नशरी में। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आए और हम इनको बसंत रजब को याद हम करेंगे। लेकिन आओ एक अच्छी खुशखबरी है जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे। तो रजबुल्ली का जो सीमेंट्री जो है, उनका कब्रस्तान जो है, कब्र जो है, वो हमको अभी मिला है। अभी हमको था लेकिन हम लोगों ने ढूंढा था, लेकिन हमको नहीं मिल रहा था। ये इसलिए ये हम चुप जाते थे, कहते उसको सम्मान करने के लिए हमको चुप जाते थे। इस बार हमको मिला है, तो हम लोग इस बार जो ये है जो नाम है गोमती चार तोड़ा गोमतीपुर में वो जो स्मशान कब्रस्तान है, वहाँ उनका सही सलामत है उनका यूँ। तो हम वहाँ जाएंगे, बसंत रजब का प्रोग्राम करने के बाद जमालपुर में हम वहाँ से वहाँ जाएंगे और रजब अली को हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। और ये एक दोनों जो आइकन ऑफ कम्युनल हैरोमनी जो है, इसको और भी आगे पॉपुलराइज करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो 3 तारीख को ये बसंत रजब का सम्मेलन हम करेंगे, वो है सरदार पटेल स्मारक जो भवन जो है, वही हम करेंगे। तो वहाँ 10:30 बजे, नहीं लाल दरवाजा सरदार स्मारक भवन, जो सरदार पटेल स्मारक भवन, लाल दरवाजा, तो वहाँ हम करेंगे 10:30 से 10:30 को हम करेंगे। और आप सबको निमंत्रण है, और सब बाकी लोग को भी बोलिए कि आए। उसी दिन जो किताब आपको याद होगा, जब 60 ईयर्स ऑफ जो शहादत दिन जो था, 60 साल हो गया था बसंत रजब का, तो हम लोगों ने उसी टाइम में प्रकाश भाई ने बहुत ही पर एक परिचय पुस्तिका जो था, ये उस ज़माने में वो जो परिचय पुस्तिका जो था बसंत रजब का, तो उसका प्रकाशन हम लोगों ने किए थे। तो उसी का सेकंड संस्करण जो है, द्वितीय मुद्रण जो है, एडिशन जो है, परिवर्धित है, संशोधित है और सचित्र है, चित्र के साथ मेमोरियल जो कुछ जगह जो है, 2 रजब अली का फोटो, रजब अली बसंत दोनों का जो डेड बॉडी है साथ में है, दोनों डेड बॉडी साथ में चले, एक जगह में अलग हो गया। बसंत राव हेगिस्टे का बॉडी मैंने वो जलाने के लिए ले गए, और रजब अली का जो डेड बॉडी जो है, इसको ये यहाँ ले आए। तो ये सब मैंने उसमें है, उनका सब कुछ जो चप्पल, चश्मा, ड्रेसेस और भी कुछ सब जो चीज़ है, ये सब हमने फ़ोटो में डाले हुए हैं। और प्रकाश भाई ने खुद इसको और परिवर्तित भी किए हुए हैं। तो वो 3 तारीख को उपलब्ध होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 तारीख को पूरा आ जाए, 3 तारीख को उपलब्ध होगा। तो इसी दिन एक बहुत वो किताब का हम पुनर्मुद्रण कर रहे हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग कुछ अभी से बुक कर डालें, कितना किताब लेंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाए कि हम 3य संस्करण हम जा पाएंगे। ये एक बात है। तो बसंत रजब का सम्मेलन मुझे याद है 7 जुलाई हम लोगों ने बस हिमावन में 7 जुलाई बसंत रजब सम्मेलन हमने 2002 को किया था। उसके बाद हमने मुझे शायद 9 या 10 तारीख को नेहरू ब्रिज में लंबा सा एक ह्यूमन चेन प्रोग्राम हमने किया था 2002
वसंत जब सम्मेलन में एक रेजोल्यूशन पास किया था NHRC का रिकमेंडेशन के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि अभी तो MSD का तो इतिहास तो ये MSD शुरू हुआ था 1993 को शुरू हुआ था, फिर बाद में हम लोगों ने 1998 से लगातार ये प्रोग्राम MSD का प्रोग्राम चल रहा है। सब चीज़ों में इसका एक रिस्पॉन्स होती है, ताकत कम हो ज़्यादा हो, कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तो कोई चौकस संगठन नहीं है, एक पूरा नागरिक जो है, नागरिकता जो इम्पोर्टेंट जो बात है, इसको मानते हुए सिटीजनशिप, सिटीजन बोलना चाहिए, आना चाहिए, करना चाहिए, इसी को बढ़ावा देते हुए ये कंटिन्यूसली चलता रहा। इवन कोविड काल में भी हमने चर्चा को बंद नहीं रखा, हम ऑनलाइन चर्चा चलाते रहे, अभी भी पूरा ऑनलाइन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अभी सबको पता भी नहीं कि ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन भी होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि तक ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन में सब आए। और ये कोविड आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाए, सरकारी कोविड है या रियल कोविड है मालूम नहीं है। तो ये कोविड में होने से के बाद लोग को डर भी लगता है आने जाने के लिए, तो लेकिन ये अभी सिलसिला हमारा गुरुवार को मीटिंग चालू है, लेकिन 3 तारीख का और 30 तारीख का और 3 तारीख को प्लीज़ याद कीजिए और इस सबको मोबिलाइज करने के लिए प्लीज़ सब कोशिश कीजिए। बस इतना आपसे मेरा निवेदन है।